हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए हम लोग जो है मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि मैथ नहीं आ रही है, मैथ नहीं आ रही है और मैथ कैसे पढ़ें। तो चलिए फिर हम लोग अब मैथ स्टार्ट करते हैं और कोशिश ये है कि अब अगर हो सकेगा तो देखिए इसकी भी लाइव क्लास करते हैं, जिससे आप लोगों को इसका भी फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है। सबसे पहले तो जब किसी भी तरीके का चतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो, परिमाप का मतलब होता है सभी चारों तरफ का जो भी अगर संख्याएं हैं तो संख्याओं का जोड़, वृत्त है तो चारों तरफ उसके जितना बनेगा उतना सबका जोड़। तो यानी कि इसमें चतुर्भुज है तो चार भुजाएं होंगी, चारों भुजाओं का जोड़, तो यानी कि 4 गुणे भुजा इक्वल टू 60 दे रखा है। तो भुजा बराबर कितना बचेगा? 60/4, तो ये मिल जाएगा 15। तो यानी कि हमको भुजा मिल गई 15। चलिए भाई, यहाँ से अब हम लोग भुजा को हटाते हैं। तो याद रखना भुजा 15 है। ठीक है। चलिए, अगर भुजा 15 है तो देखिए ये विकर्ण इस तरीके से बनेगा। समचतुर्भुज का मतलब होता है जो चारों तरफ से बराबर हो। ठीक है। ये देखिए समचतुर्भुज हो गया। इसमें एक विकर्ण हमें 24 दे रखा है। कितना? ये देखिए 24 दे रखा है और एक विकर्ण ऐसे करके आएगा। तो ये विकर्ण हमको नहीं पता है। जब तक ये विकर्ण नहीं पता चलेगा हम इसका जो है क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, चतुर्भुज किसी भी तरीके, समचतुर्भुज जो होता है, ठीक है, जैसे समचतुर्भुज एक तरीके का आपका वर्ग होता है। और जब भी चतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं तो ये 90 का कोण बनाते हैं। तो ये एक दूसरे को आधा आधा भी करते हैं। तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ये हमारे पास 15 थी। तो देखिए ये आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। जिसमें बड़ी भुजा आपकी 15 दे रखी है और एक भुजा आपकी 12 दे रखी है। तो हमको तीसरी भुजा निकालनी है। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजाओं का स्क्वायर। ठीक है। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 225 हो जाएगा, 12 144 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। 144 इधर आ जाएगा। 125 में से 144 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 5 में से 4 गया 1, 12 में से 4 गया 8। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 81 मिल गया। तो एक्स बराबर हमको 9 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 9। ठीक है। चलिए, एक्स बराबर हमको 9 मिल गया। चलिए भाई, अगर एक्स बराबर 9 है तो इसका मतलब है एक्स का मतलब था आधी भुजा। कौन सी? ये वाली। यानी कि ये 9, 12 और 15। तो अगर ये 9 है तो इसका मतलब ये हिस्सा 9 था, ये 12 था, तो ये भी 12 था। तो इसका मतलब ये भी इधर भी 9 होगा और ये 15। अब समचतुर्भुज का विकर्ण होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है। क्या फार्मूला होता है? d1 इंटू d2। तो अब देखिए ये पूरी लाइन कितनी है? ये 24 है। तो 1/2 गुणे 24। और ये पूरी लाइन कितनी है? 9 और 9 18 है। तो ये 18 हो जाएगी। तो 2 के 12 चला जाएगा। 12 और 18 की गुणा 216 होती है। कितने होती है? 12 और 18 की गुणा 216 होती है। तो देखिए 216 आंसर ये आपको मिल गया। ठीक। चलिए भाई आगे देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमको। तो पहले शंकु बना लेते हैं। ये हमारा शंकु हो गया। ठीक है। इसमें उसने क्या कहा? शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई। ये लीजिए भाई शंकु का ये इतना हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है, ये मैंने गाढ़ा किया है। ये उसकी त्रिज्या हो गई। त्रिज्या हो गई उसकी 3 और तिर्यक ऊंचाई ये होती है जिसको हम लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये 5 हो गई। अब हमको ये निकालना, आपको मैंने बताया था बड़ी भुजा का योग, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर छोटी भुजा का स्क्वायर, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का टोटल होता है। तो 5 25, 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 में से 16 9 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर कितना बचेगा? 4। तो यानी कि एक्स बराबर 4 मिल गया। यानी कि उसकी हाइट कितनी मिल गई? 4। चलिए भाई, अगर उसकी हाइट 4 मिल गई है तो फिर बाकी हमको क्या निकालना था? शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ऊंचाई ही ज्ञात करनी थी। तो ये लीजिए भाई 4 आंसर हो जाएगा इसका। ये लीजिए ये 4 आंसर हो जाएगा। बहुत बड़ा लग गया भाई, सॉरी, ये 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। चलिए, लिखा हुआ है दो गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दे रखा है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है।
देखिए याद रखिए, जो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका क्षेत्रफल होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि सरफेस एरिया। ठीक है, गोला मतलब स्फेयर होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r1 का स्क्वायर। और रेशियो पूछा था क्योंकि पहले गोले का r1 है रेडियस उसकी, तो r1 कर दिया 4 पाई r2 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 4 पाई, तो ऐसे ही रखिए क्योंकि दोनों तरफ है। और r1 कितना है, r कितना था इसमें 3 था, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन में यहाँ से ये 4 पाई, क्योंकि रेशियो होता है तो मतलब वो अपान कर सकते हैं, गुणे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक, 4 पाई कट गया, 9/16 मिल गया। तो देखिए ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है जी, बिल्कुल तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। चलिए फिर लिखा हुआ है, धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर की दूरी तय करने में किसी नाविक को कितना समय लगेगा यदि शांत जल में नाविक की चाल 12 किलोमीटर है तथा धारा की चाल। अब सोचो, जैसे नाविक की चाल मतलब नाव 12 किलोमीटर से चल रही है और धारा भी इधर जा रही है, तो जब ये धारा के साथ चलेगी तो धारा उसको ज़्यादा तेज बहाएगी। तो क्या हो जाएगा, दोनों की चालों को जोड़ दीजिए, तो 12 और 4 कितना हो गया 16। यानी कि अब नाव की चाल टोटल बन गई 16, और वो धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में 64 किलोमीटर की दूरी कितने चलेगी, तो दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दूरी हमको पता है कितनी है, दूरी हमारे पास 64 किलोमीटर, और चाल यहाँ पे आ जाएगा, समय यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए समय यानी कि टाइम बराबर, अब चाल यहाँ पे आ जाएगी, चाल कितनी थी 16 किलोमीटर पर, यानी कि पर नीचे होगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, ओवर हो जाएगा 16 किलोमीटर से किलोमीटर, 16×4 = 64, 4 घंटे आंसर आ जाएगा। ये लीजिए भाई आपका 4 घंटे आंसर आ गया। देखिए अभी क्या है ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों का पेपर है, तो देखिए इसलिए बहुत ज़्यादा डीप अंदर जाके आपको पूरा नहीं समझा सकते, लेकिन जिस दिन से मैं इसकी चैप्टर वाइज क्लास लूँगा आपको पूरा एक एक चीज़ समझाई जाएगी, एक एक चीज़ के आगे साथ चलेंगे। चलिए 5वां, एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुँचता है। अगले दिन वह उसी समय से चलता है और अपनी गति को 1 किलोमीटर बढ़ा देने पर वह 6 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो उनके घर के बीच की दूरी कितनी हो, देखिए पहले उसके पास चाल कितनी थी, पहले उसकी चाल थी 2.5 किलोमीटर पर आवर। फिर उसने क्या कहा 1 किलोमीटर बढ़ा दी, मतलब 1 से बढ़ गई, तो अब कितनी 2.5 थी तो 3.5 हो गई। ये पहले वाली है, ये बाद वाली चाल। पहले वो 6 मिनट देरी से पहुंचता था, अब वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा। देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके से सवाल आए, दो चाल दे रखी हूँ, एक पहले पहुंचे और एक बाद में पहुंचे, देखिए कुछ नहीं करता, चालों का गुणा और चालों का अंतर, तो ये अंतर तो एक आ जाएगा। ठीक है, चालों का गुणा और चालों का अंतर, इतना तो हमने कर लिया। फिर इसके गुणे में क्या होता है, इसके गुणे में होता है दिया गया समय, तो समय कितना था 6 मिनट जी, देर से और पहले, तो एक देर से पहुंच रहा पहले, तो इनको जोड़ दीजिए, 6 और 6 12 हो गया, और ये मिनट में दे रखा है तो इसे 60 से डिवाइड कर दिया, 12 × 1 = 12, 12×5 = 60, 5×1 = 5, 5×5 = 25, 35×5 होता है 25×5 हाँ से लगा 2, 5×3 = 15 और 2 = 17। ठीक है, ये इतना मिल जाएगा। अब इसको हमको देखिए भिन्न में दे रखा है, तो अब इसको हमें भिन्न में बदलना पड़ेगा, तो यहाँ से दशमलव हटाइए, ये सॉरी यहाँ पे पॉइंट 1 और 2 के बाद दशमलव लगेगा, दशमलव ही गलत लगाया है, आंसर आएगा 1.75। और यहाँ से दशमलव हटेगा, ये जीरो बढ़ जाएंगे नीचे, तो 25×6 = 150, 25×7 = 175, 25×100, तो 4 से इसको भाग दीजिए, 4×1 = 4, 3 बचा, 3 ऊपर 4 नीचे, यानी कि 1 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए भाई 1/3, 1 सही 3/4 इसका आंसर हो गया। तो देखिए बिल्कुल भी सवाल कठिन नहीं है, बस ये है तरीके आपको सीखने होंगे, वो भी आपको सिखाए जाएंगे। अभी तो पेपर है, तो अब आप जो भी है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं इसको। चलिए 6 लिखा है, 9/10, 12/25, 21/40 और 18/35 का लासा निकालना है। देखिए याद रखिएगा, जब भी हमसे जो चीज़ निकलवाई जाती है, जैसे लासा निकलवाएगा तो सब ऊपर वाली सभी संख्याओं का लासा, और अगर मासा निकलवाएगा तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का मासा। जो चीज़ हमसे निकलवाई जाती है वो ऊपर वाली संख्याओं का निकलता है भिन्न में, और नीचे वाली संख्याओं का उसका विपरीत हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे लासा पूछा गया, तो ऊपर वाली संख्याओं का लासा निकालना है। तो देखो 9 12 21, 9 12 21 और 18, इसका लासा निकाल लीजिए।
तो 3 तियाँ 9, 3 चक्कू 12, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, तो 3 एकम 3, 4 7 और 3 दूनी 6। अब ये लीजिए भाई 2 एकम 2 दूना 2 एकम और 7, तो 3 तियाँ 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 सत्ते 36 सत्ते कर लीजिए, तो 7 छंग 42, यहाँ से लगा 4, 7 तियाँ 21, 4 25, 252 मिला। कितना मिला? 252, यानी कि इन सब का लासापा कितना आया? तो 252 आ गया। और मासापा, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं, ऊपर का अगर लासा निकाला तो नीचे का मासा निकलेगा, अगर ऊपर मासा निकालेंगे तो नीचे का लासा, बस यही करना होता है। तो नीचे सभी का मासा देखिए, सभी में सिर्फ 5 मिलेगा। कितना मिलेगा? 5। तो 252/5, ये तीसरा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए भाई तीसरा आंसर बिल्कुल सही हो गया। चलिए भाई इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। 20 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो देखो भाई 20 आदमी अगर 12 दिन काम करेंगे तो वो इतना काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इज इक्वल टू 40 आदमी, देखो भाई 40 आदमी हो गए। आधे कार्य को, तो अभी कार्य तो पता नहीं, 40 आदमियों ने इतने दिन काम किया तो उन्होंने आधा काम कर पाया, लेकिन इन्होंने पूरा काम किया था। अब जो चीज़ यहाँ बटे में वो ऊपर पहुँचा दीजिए, वो गुणे में पहुँच जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 12 बराबर 40 दूना 80, और ये ऐसे रहने दीजिए, 40 गुणे x गुणे 2 कर लीजिए, बट्टे कुछ नहीं आएगा, बटे में कुछ नहीं आएगा। ठीक, देखिए 20 एकम 20 दूना 40, तो 2 एकम 2 छंग 12, 6 एकम 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो कितना मिला? 3 मिल गया हमको। ठीक है, तो देखिए भाई 3 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? 3। ये लीजिए भाई यानी कि 40 आदमी 3 जो है दिन काम करें तो वो आधा काम निपटा लेंगे। चलिए, दो मित्रों की आयु का अनुपात इतना दे रखा है, इसकी वर्तमान आयु का योग इतना है। अगर देखिए ये अनुपात दे रखा है, तो अनुपात में जब भी कभी कोई चीज़ दे रखी हो तो याद रखिए उसके साथ कोई भी एक वेरिएबल जोड़ लीजिए, ABC XYZ, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो जोड़ लीजिए। तो देखिए मैंने 4x लिख लिया और ये 3x लिख लिया। इसने क्या कहा कि इनकी आयु का योग, तो भाई योग कर दिया बराबर कितना दे रखा? 28, ये 28 कर दिया। अब यहाँ से हमको जोड़ दिया 4 और 3 मिलके ये 7x बना देंगे, ये 28 हो गया। 7 इधर गुणे में इधर बटे में आ जाए, तो 7 एकम 7 चक्कू 28, तो x बराबर हमको कितना मिल गया? 4। तो x बराबर देखिए 4 मिल गया है, तो x की वैल्यू हम लोग ऑप्शन में वहाँ पे पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू मानी थी। क्या ली थी? ये 4x और दूसरा लिया था 3x, तो इसमें 4 गुणे x की वैल्यू 7 आई थी, 28 मिल जाएगी। ठीक है, और ये 3 गुणे 7 बराबर 21 मिल जाएगा। फिर उसने क्या कहा था? 16 वर्ष बाद दोनों मित्रों की आयु का क्रमशः अनुपात, तो 28 में 16 जोड़िए तो 44 हो जाएगा, और 21 में 16 जोड़ेंगे तो 21 और 6 27, 27 10 37, तो 37/44 हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, शायद कुछ गलती तो नहीं हुई है। 7 चौक 28, तो x बराबर 4 आया था ना कि 7 आया, सॉरी देखिए यहाँ पे गलती हो गई। x बराबर 7 आया था, x बराबर 4 आया था, ये लीजिए 4, यहाँ पे भी 4, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 16 16 32 हो जाएगा, 12 16 28 हो जाएगा, तो 4 8 32, 4 7 28, तो 8/7 आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए भाई, 3 व्यक्तियों 4 5 6 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। वर्ष के अंत में तीनों को प्राप्त लाभ 2 3 5 में है, उनके समयों का अनुपात बताना है। चलिए भाई देखिए, अगर 4 रुपये जिसने भी लगाए तो उसने x दिनों के लिए या x महीनों के लिए या x साल के लिए लगाया, तो उसे लाभ का अनुपात कितना मिला? 2। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा? 4 इसके बटे में, तो x बराबर 1/2 मिल जाएगा। ऐसे ही 22 जो 6 है, 6 ने 22 साल के लिए या 22 महीने या 22 दिन के लिए लगाया, तो उसे 3 रुपये मिलते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3/6, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2। फिर देखिए, फिर 5 वाले ने जेड महीने जेड साल जेड दिन के लिए लगाया, तो उसे 5 रुपये मिलता है। तो जेड बराबर कितना आ जाएगा? 5, इसके डिवाइड 5 से 5 को डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए हमको अभी क्या मिला? 1/2 1/2 1 मिला। चलिए भाई इसको हटाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिला? रेशियो क्या क्या मिले? 1/2, 1/2 और 1।
अब देखिए इसको हमें भिन्न से ख़त्म करना होता है। क्या करना होता है? भिन्न से ख़त्म करना होता है। भिन्न से ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। आप कुछ ना करिए, सभी का एलसीएम ले लीजिए। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। अब 2 से जो है सभी का गुणा कर दीजिए। तो देखो 2 गुणे 1/2, 2 एकम 2, तो यानी कि इसका अनुपात कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। फिर अगर हम 1/2 को 2 से गुणा करें तो भी 1 मिल जाएगा, और 1 का गुणा अगर 2 से करें तो हमको 2 मिल जाएगा। तो यानी कि 1:1:2 अनुपात मिल जाएगा। ये देखिए सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलिए। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ भैंसें हैं। यदि उन्हें की उनके उसके जानवरों की कुल संख्या 120 है, उनके जानवरों की कुल संख्या 120 है तथा नहीं, उनके जानवरों की कुल 120 आँखें हैं। अच्छा, 180 पैर हों, तब मुर्गी के पास मुर्गियों की संख्या बतानी है। अच्छा, तब उनके पास मुर्गियों की संख्या, ठीक है। देखो मुर्गी के लिए m ले लो और भैंस के लिए b ले लो। अब एक चीज़ ये देखना कि यहाँ पे उसने सर नहीं कहा, उसने आँखें कहा। तो आँखें सभी की कितनी होती हैं? 2 होती हैं। मुर्गी की भी 2 आँखें होंगी, भैंस की भी 2 आँखें होंगी। फिर कितनी टोटल आँखें थीं? 120 आँखें थीं। चलिए भाई, फिर उसने पैर बताया। तो भाई मुर्गी के कितने पैर होंगे? 2 पैर होंगे। भैंस के कितने पैर होंगे? 4 पैर होंगे। सबको मिला के कितने पैर हैं? 180। तो देखिए सीधे अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। देखिए ये बराबर हैं, ये कट जाएंगे। 4 में से 2 जाएगा, बचेगा 2 भी। 4 बड़ा है तो माइनस का साइन, जो साइन लगा है उसी के साथ। अब यहाँ पे 180 में से 120 जाएगा, 60 बचेगा। 180 बड़ा तो साइन माइनस का, ये माइनस से माइनस चला जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो b बराबर 30 मिल जाएगा। यानी कि भैंसें तो हमको 30 मिल गई। चलिए फिर अब हम लोग क्या करेंगे, इस किसी भी एक समीकरण में इसकी वैल्यू को रख देना है। अगर किसी भी समीकरण में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण में पहले ही समीकरण में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। तो पहला समीकरण क्या था? 2m + 2b बराबर 120 था। और ये हमको क्या मिली थी? ये भैंसें मिली थी, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 2m + 2 × 60 बराबर 60 नहीं 30 है। 2 × 30 बराबर 120। तो 2m बराबर कितना हो जाएगा? 20 + 20 यहाँ कितना हो जाता है? 60 बराबर 120। अब ये बराबर 120 में से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा? इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 120 में से 60 जाएगा, बचेगा 60। यहाँ से 2 से इसको भाग दे दीजिए, कितना मिल जाएगा? 30। तो यानी कि 30 हमको क्या मिल गई? भैंसें मिल गई, 30 मुर्गियाँ मिल गई। और सभी की 30 और 30 60, 60 दूना 120। सभी की अगर आँखों को जोड़ देंगे तो 120 आँखें हो जाएंगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लग गया सवाल। चलिए फिर यहाँ पे दिया साधारण ब्याज की वार्षिक दर से किसी धन का 3 वर्ष का मिश्र धन इतना है और 4 वर्ष का इतना है। तो देखो भाई 3 साल का, ऐसे करिए 3 साल का उसका ब्याज कितना है? 850। और यहाँ पे 4 साल का कितना है? 925। ठीक, सबको घटा दीजिए तो हमको 1 साल का ब्याज मिल गया। कितना मिल जाएगा? 5। 12 में से 5 गए 7। तो 1 साल का ब्याज हमको मिल गया 75। और यहाँ पे देखिए 3 साल का ब्याज के साथ में मिश्र धन है। मिश्र धन वो होता है जिसमें मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा होता है। तो यहाँ पे 1 साल का ब्याज हमको पता है, तो इसको 3 साल का बना देंगे। तो 3 75 तियाँ 5 तियाँ 15 के 5 यहाँ से लगाए, 7 तियाँ 21 और 1 22, 225 होता है। अब 225 जो है 850 में जुड़ा हुआ है, तो 850 में से 225 को घटा दीजिए। तो 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 6 गया 2, मतलब 8 में से 2 गया 6, तो 625। यानी कि इसका मूलधन जो है वो कितना होगा? 625। भाई बहुत बढ़िया। चलिए भाई इसका आंसर देखते हैं, 625 दे रखा है कि नहीं। चलिए भाई देखिए ये बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में आपको 600 नहीं सॉरी पहले ऑप्शन में चौथे ऑप्शन में 625 दे रखा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए रवि ने अपने मित्र से बिना ब्याज के 1250 3 वर्ष बाद लौटाने के लिए शर्त पर उधार लिया। रवि ने उस राशि में से कुछ पैसे खर्च करे और बाकी बैंक में 7.75 रुपये के प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर डाले ताकि वह अपनी पूरी राशि 3 वर्ष बाद लौटा सके। तो बताइए कि रवि ने कितने पैसे खर्च किए। चलिए भाई देखिए रवि को लौटाने कितने हैं? 12,500 इज इक्वल टू, ठीक, अब
अगर उसने कुछ रुपए खर्च कर दिए होंगे, तो मान लिया उसने क्या पूछा था, कितने पैसे खर्च किए, तो देखिए भाई हमें नहीं पता, तो हमने क्या कर लिया, मान लिया P, और कितने साल के लिए, कितने परसेंट की दर पे लिया था, 7.75 की परसेंट की दर पे लिया था, और उसने कितने साल बाद लौटाने की बात की थी, अरे 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए भाई 3 साल का इसका ये हो गया, और ये इसके बराबर में ये दे रखा। तो देखिए जब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कि यहाँ पे सॉल्व करना तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे, मुझे इतना पता है कि देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ। ये आपको P बराबर, क्योंकि देखिए मैंने तो सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है, P बराबर 10,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि उसने जो है P बराबर 10,000 रुपये उसको मिल गए। ठीक, तो यानी कि उसने जो 10,000 रुपये खर्च कर दी, वो 10,000 रुपये उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए, तो बाकी तो बताइए कि कितने पैसे खर्च किए थे। ठीक है, तो ये रुपए तो उसने बैंक में लगा दिए थे, जिस पे उसे इतने का ब्याज मिल गया था। तो अब उसने खर्च कितने किए थे, उसके पास टोटल थे कितने, तो 12,500 रुपये उसके पास थे, जिसमें से उसने 10,000 बैंक में लगाए थे, तो खर्च कितने किए होंगे, तो 5 2, तो उसने कितने खर्च किए, 2,500। तो देखिए ये आपको तीसरे ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने देखिए इक्वेशन बना दी है, और इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वीडियो हद से ज़्यादा लंबा नहीं करना, तो इसलिए मैंने ये नहीं बताया। बाकी जब हम लोग अब इसका चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो हम लोग हर एक कैलकुलेशन भी करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। एक चुनाव में केवल 3 उम्मीदवार ABC थे, जीतने वाले उम्मीदवार C को 61.8% वोट मिले। ठीक है, यानी कि जीतने वाले को इतने मिले हैं, तो जो हारने वाले लोग कैंडिडेट होंगे उसको क्या मिले होंगे, उसको उतने कम मिले होंगे, यानी कि 31.2 नंबर उसको मिले होंगे। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिए, यदि उस सबसे कम वोट मिलने वाले उम्मीदवार को A को 910 वोट मिले, जबकि B को A से 2 गुने वोट मिले, यानी कि 3 कैंडिडेट हैं, एक जीता है 2 हारे हैं, जिसमें से हारने वाले एक को इतना मिला है और B को उससे। तो देखिए भाई A को कितना मिला है, 1910, तो B को कितने मिले हैं, B को A से 2 गुने, यानी कि 2A। ठीक है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 1910। ठीक, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 और 10 दूना 20, यानी कि 3820 रुपये। यानी कि ये 3820 रुपये, सॉरी 3820 वोट जो है बी को मिले हैं। टोटल वोट इन लोगों को कितने मिले होंगे, ये भी देख लीजिए भाई, क्योंकि हारने वालों को जितने वोट मिले होंगे यही तो उसका बचा हुआ बताएगा। तो 0 2 और 1 3, 8 9 17 के साथ हासिल लगा 1 3 4 और 1 5, यानी कि 5730 वोट हारने वाले जो 2 कैंडिडेट थे इनको मिले। ठीक है, तो जो हारने वाले थे, पहले तो यहाँ पे हम ये तो लिखा ही है। अब देखिए 100 थे टोटल वोट, तो 100 पड़े होंगे भाई, टोटल 100% ही तो होगा, उसमें से 61.8 जो है जीतने वाले ने ले लिए, तो इसको कितने मिले, तो 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया, यहाँ पे 8, और 9 में से 6 गया तो 3। ठीक है, तो 38.2, यानी कि 38.2 इसके बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हार जीतने वाले ने तो 61 पॉइंट ले लिए, बाकी जो बचे 38.2 वो हारने वाले को मिले, और हारने वाले को टोटल वोट संख्याओं में देखा जाए, ये तो परसेंटेज में हो गया, और ये संख्या में। चलिए भाई, तो कितना हो जाएगा, 38.2% बराबर, यानी कि एक्स का 38.2% बराबर कितना है, 5730 है। ठीक, चलिए, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 5730 बटे में 38.2, और परसेंट हटेगा तो गुणे 100। ठीक, ये हो गया, यहाँ से दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, और 2 एकम 2 ने 18, 2 एकम, फिर 2 दूना 4, फिर बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। ठीक, इतना तो हो गया। चलिए भाई, यहाँ पे डबल 0, और फिर उसके बाद में 191 से इसको लेके जाएंगे, तो ये जाना चाहिए मेरे हिसाब से 91, 19 पना 95, और 15 टाइम, कितने टाइम्स जाएगा, लगभग 15, क्योंकि 19 पना जा नहीं सकता, तो ये 15 बार जाएगा, तो यानी कि 15 डबल 0 ये, और उसके आगे 1 0 ये। ठीक है, तो हमको कितना मिला, यानी कि ये 15,000 मिल गया। अब 15,000 तो टोटल वोट थे, तो उसने पूछा था कि C को कितने वोट मिले, यानी कि जीतने वाले को,
तो 15 का 61.8 बटे में 100, तो ये 0 0 हट जाएगा। बाकी 61.8 की आप गुणा कर दीजिए किससे, 61.8 15 की गुणा 15 8 120, 12 0, 15 एकम 15 12 27, 2 15 छक्का 90 और 2 92, यानी कि 9270। ठीक है, 9270 जो है जीतने वाले को मिले थे बहुत पूरा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत सरल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 9270 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखिए। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का दोगुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना था। चलिए भाई देखिए, ये क्वेश्चन तो काफ़ी सरल है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। समांतर चतुर्भुज का आधार ठीक है, तो सबसे पहले तो उसने क्या कहा था, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से दोगुना, तो ऊंचाई h हो जाएगी, तो x मान ली हमने, और उसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा उसका 2x। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना था। चलिए भाई, तो देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है सॉरी, क्षेत्रफल का, इसका समांतर चतुर्भुज है, सॉरी 1/2 नहीं होता है, सिर्फ आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, 1/2 नहीं होता है, कंफ्यूज था। 1/2 नहीं, आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है, 128 इज इक्वल टू आधार कितना भी हो 2x, तो 2x गुणे ऊंचाई कितना है x, 2 और 1 की गुणा 2 हो जाती है, x की गुणा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर, यहाँ से हम लोग 128, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 छंग 12 2 चक्कू 8, तो x स्क्वायर बराबर 64 मिला है, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 8, तो यानी कि हमको 8 मिल गया। लेकिन उसने पूछा था समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार कितना था 2x, x बराबर 8 है, तो उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी 16, तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा 16। भाई लोगों, ये देखिए भाई 16 आंसर मिल गया। चलिए, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई इतनी देर की हो तो उसका घनाभ का संपूर्ण प्रश्न, देखिए घनाभ क्या होता है, एक बार आप लोग इससे देख लीजिए। तो देखिए ये होता है घनाभ। ठीक, अब इसमें उसने क्या कहा है, ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई सब कुछ दे रखा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है। तो देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL, इतना फार्मूला होता है। तो 2 ऐसे रहेगा, L कितना है 32 गुणे 20 प्लस 20 गुणे 12 प्लस 12 गुणे 32। ठीक है, देखिए 2 ऐसे ही रहेगा, 32 दूना होता है 64, 640 मिल जाएगा, 20 दूना 12 दूनी 24, 240 मिल जाएगा, प्लस 12 दूनी 24, 12 3 36 और 2 38, 384 मिल गया। तो 6 2 8 8 3 11, 1180 और 1260, 1264 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1264, और 1264 की 2 से गुणा कर दीजिए। देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 1264, और ये बाहर वाला 2, तो 1264 की गुणा 2 कर दिए, तो 12 दूनी 24, 64 दूना 128, तो 128 का जो 100 होगा वो 24 में जुड़ जाएगा, तो यानी कि 2500 बन गया, 2528 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कैलकुलेशन, देखिए मैंने मुँह जबानी इसलिए की है क्योंकि देखिए कैलकुलेशन को जितना आप मुँह जबानी करेंगे, पेन का इस्तेमाल जितना कम करेंगे, उतना ही आपके लिए कैलकुलेशन के लिए अच्छा होगा, आपकी मैथ जो है स्ट्रांग बनेगी। तो इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेन के बिना किया करें। देखिए 2528 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ, एक गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने % की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए भाई ये क्वेश्चन मैं बता तो दूँ, इसका आंसर तो देखिए 33.1 आता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, मैं शॉर्ट ट्रिक तो अभी आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको लगाना चाहूँ तो देखिए आप इसकी त्रिज्या को 100 मान लीजिए। ठीक है, अब 100 से अगर इसकी वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी ना। तो पहली त्रिज्या से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान लीजिए ये 1000 हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो जब वहाँ से करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 11 गिरैया में 121, अच्छा सॉरी आयतन था, तो आयतन है, यहाँ पे गलती ये हो गई है, अभी 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है,
तो 100 से 110 हो जाएगा। देखिए इसको लगाना कैसे था, जैसे हम लोग वो लगाते हैं ना 4 बटे, इसका आयतन होता है क्या है गोले का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो 4/4 पाई, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा आर क्यूब। ठीक है, फिर आर क्यूब से हम लोग क्या करेंगे, आर क्यूब से हमारा क्या हो जाएगा, तो इनका क्यूब हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। जब हम लोग जैसे वो लगाते हैं ना विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इसके माइनस में से इसको माइनस करिए, अपॉन में इसको रखिए। तो जैसे ये समझ लीजिए ऐसे 110 माइनस 100 बटे में 100 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यूब वाली वैल्यू पुट करके लेके आएंगे, तब लास्ट में हमको 33 सही 33.1 मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी। देखिए मैं सीधी सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए मैं बाकी जो लोग हैं यूट्यूब पे, मैं उनकी तरह नहीं बात करता हूँ कि आपको बिना कुछ बताए। मैं देखिए सीधी सी बात बता रहा हूँ, इसको मैंने लगाया है अपने घर पे। मैं जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताता हूँ सब पहले अपने आप से लगाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए मैंने लगाया था, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको इसका डायरेक्ट आंसर और सूत्र बता दिया कैसे यूज करना है आपको। बाकी आप लोग लगा लीजिएगा, अगर ना लगे तो कमेंट में एक बार बताइएगा। इस सवाल को पूरा मैं लगा के आपको विस्तारित में बता दूंगा। चलिए, 100 मीटर लंबी तथा 80 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिमान, एक ही दिशा का मतलब ये भी इधर जा रही है और ये वाली भी ट्रेन इधर जा रही है। तो देखो ट्रेनें चाहे वो एक ही दिशा की तरफ चलें चाहे विपरीत दिशा की तरफ, जो ट्रेनों की लंबाई होती है वो जुड़ जाती है, तो सीधे जुड़ जाएगी, तो ये 180 मीटर हो जाएगी। 100 ये 80 है, हमने सीधे जोड़ दिया, 180 मीटर हो गई। लेकिन जब ट्रेन एक ही दिशा में चल रही होती है तो उनकी चालों का अंतर हो जाता है। तो ये भाई लीजिए, उनकी चालों का अंतर कितना हो जाएगा, 10। 50 में से 40 जाएगा 10। ये कितना है किलोमीटर, और हमारी ऊपर वैल्यू मीटर में है और नीचे आंसर भी हमारा सेकंड में आ रहा, तो इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर बटे में सेकंड। 5/18 से गुणा करते हैं तो 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ये गुणा 0 से 0 कट जाएगा। अब 18 में होता है 324, इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 छक्का 30 हो जाता है, ये 2 बचेगा, फिर 5 चक्कू 20 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, तो दशमलव लगा के 5×8 = 40, यानी कि 64.8 है इसका आंसर मिल जाएगा। तो भाई ये देखिए 64.8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बस सीधी सिंपल सी बात है। अभी क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है, आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताई जा सकती, इसलिए आपको ऐसे सवाल लगवाए जा रहे हैं। बाकी जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे, इनकी एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पे भी ध्यान रख के आपको काम किया जाएगा। तो जो भी लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग मैथ की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, जिनको मैथ नहीं आती उनको सिखाने के लिए। चलिए 18 नंबर, एक रेलगाड़ी 162 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो सुरंगों को क्रमशः 18 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल, देखिए रेलगाड़ी की चाल जो भी होगी वो इसके यहाँ से भी उसी चाल से जाएगी, यहाँ से भी उसी चाल से जाएगी। तो देखो भाई 162 मीटर लंबी उसने सुरंग को पार किया, ट्रेन ने अपनी लंबाई के बराबर। तो मैंने क्या कहा था, चाहे वो स्टेशन को पार करे, सुरंग को पार करे, ट्रेन को पार करे, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती, दोनों की लंबाई जुड़ गई। ये कितनी चाल से जा रही थी, मतलब कितने सेकंड से, 18 सेकंड से, क्योंकि इसकी चाल और दूसरी जो सुरंग पार करेगी, ट्रेन तो एक ही है, चाल तो उसकी एक ही रहेगी, तो चाल देखिए बराबर हो गई। तो 120, यहाँ पे भी x, ट्रेन की लंबाई जुड़ गई कितने सेकंड में, 15, तो 3×5 = 15, 3×6 = 18, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 162 गुणे में 5 प्लस 5x इक्वल टू 120 गुणे में 6 प्लस 6x। ठीक है, 162 की 5 से गुणा तो 5 दूनी 10, हासिल लगाए 16×5 = 80 और 1 81 बराबर, ये रुकिए अभी बराबर रहने दीजिए, प्लस 5x इक्वल टू 12×72 720 प्लस ये 6x। ठीक है, अब देखिए 5x को इधर ले आइए, ये इसको यहाँ ले जाइए। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो 5 6x, 5x इधर आ जाएगा, तो 6x में से 5 जाएगा, तो यानी कि ये 1x बचेगा, कितना बचेगा, 1x इक्वल टू 810 में से 720 जाएगा तो 90 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि x बराबर हमको कितनी चाल मिल गई, 90। ठीक, अब हमने उसने क्या कहा था कि हमें रेलगाड़ी की चाल बतानी है, तो देखो चाल तभी निकल पाएगी जब रेलगाड़ी की चाल और सुरंग की लंबाई को जोड़ के उसके समय से भाग दे दिया जाए। ठीक है, तो देखिए पहली कितनी थी, 162 प्लस 90 बटे में कितनी थी, 18।
और इसको किस में बदलना है, उसने क्या कहा था कि ये देखिए किलोमीटर तो ज़्यादा करना है तो ज़्यादा वाला नंबर ऊपर, कम वाला नीचे। 18 से 18 चला गया और ये 9 और 2, ये 2 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाता है, बटे में 5, 5 25 हो जाएगा, ना जाने का सिफर, 5 चौको 20, 50.4। ये लीजिए भाई 50.4 आ गया। देखिए इंग्लिश मीडियम वालों से भी मेरी एक ही विनती है कि हो सके तो पहाड़ा आप लोग भी हिंदी में याद कर लीजिए, पे क्वेश्चन लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात 3:4 तथा उनके महत्तम समापवर्तक 5, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए जब भी कभी आपको कोई संख्याएं दे रखी हों और उनका लघु यानी कि HCF महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF, अगर HCF दे रखा है तो HCF से संख्याओं का सीधे आप गुणा कर दीजिए, आपको संख्या मिल जाए, कितना मिल जाए, 3 × 5 = 15 और 5 चक्को 20। लो भाई इसका LCM निकालना है तो 5 × 3 = 15, 5 चक्को 20। तो देखिए आप सीधे कर लीजिए, 5 × 3 = 15 चक्को 60, आपको ये 60 आंसर मिल गया। देखिए भाई क्या कठिन सवाल था, बिल्कुल नहीं कठिन सवाल था। ठीक है, चलिए फिर क्या है, एक्स और वाई किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में पूरा करते हैं, वाई और जेड मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये सब कुछ देखिए, ये सारी चीज़ें क्या बन जाएंगी, ये डबल में बन जाएंगी। किस में बन जाएंगी, ये डबल में। कैसे, 1/x + 1/y = 1/8 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 1/y + 1/z 1/6, फिर 1/z + 1/x = 1/10। तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग आते हैं कि इनको सबको टोटल करने पे कितना मिलेगा। तो देखो ये सब कुछ कितना मिला था, 2 बार। ठीक है, एलसीएम लेंगे, नीचे बनेगा 2x, ऐसे कर करके जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारा जाएगा तो वो 2 बन जाता है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/x + 1/y + 1/z = क्या मिलेगा, 1/8 + 1/6 + 1/10। लीजिए भाई यहाँ से हमको 20 मिल जाएगा, 15 8 120, तो 15 यहाँ पे, तो 20 × 120, तो 20 यहाँ पे, और ये कितना था 10, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 15 12 27, 27 20 47 बटे में 120 बराबर कितना था, ये था 2। ठीक है, तो 2 जो है इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, देखिए इधर 2 लिखा था, ब्रैकेट के अंदर 1/x + 1/y + 1/z ये लिखा था। तो 2 यहाँ गुणे में था, यहाँ जाएगा बटे में, तो गुणे में यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको कितना मिल जाएगा, 44, कितना मिल जाएगा, 47, सॉरी ये 44 नहीं 47 लिखा था, 47 और 20 दूना 12 दूनी 24 यानी कि 240। क्योंकि ये हम लोगों ने 1/8 के फॉर्मेट में लिखा था, यानी कि 8 को 1/8 कर दिया था, तो ये भी हमारा जो है 1 बटे उसके फॉर्मेट में होगा। तो अब ये पलट जाएगा, तो यानी कि 240 बटे में 47। ठीक है, 240 बटे 47, तो अब हम लोग 47 से इसको भाग दे देते हैं। चलिए भाई 47 से इसको भाग दे दिया 240 को, तो 4 पंचे 20, 7 पंचे 35। ठीक है, 5 बार जाएगा तो ये 235 आ जाएगा, कितना 235। तो ये कितना बचेगा 5, तो यानी कि 5 सही 5/47 इसका आंसर आ जाएगा। ये लीजिए भाई इसका भी आंसर आ गया, कितना 5 सही 5/47। ये लीजिए भाई पहला ही आंसर है। चलिए भाई अब लास्ट पेज है लिखा हुआ है, एक माँ की आयु अपनी पुत्री की आयु की 2 गुनी है। तो देखो माँ की आयु पुत्री की आयु यानी कि पुत्री की आयु की 2 गुनी है, तो भाई 2 गुनी हो गया। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो यानी कि इसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 20 × 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, यानी कि माता की उम्र कितनी हो जाएगी 40। लड़की की उम्र 20 साल है, ये लीजिए पुत्री की उम्र भाई 20 साल हो गई और माता की उम्र 40 साल हो गई। फिर उसने कितने वर्ष पहले माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो देखो इसको सीधे ऑप्शन से कर लीजिए, 8 है तो यहाँ से 20 में से 8 निकालिए, कितना बचा 12, और इसमें से 8 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो आपको बचेगा 32। तो इसका 3 गुना होना चाहिए, तो 12 3 36 होता है, यहाँ पे तो 32 है, यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता। चलिए फिर अगला ऑप्शन देखिए, फिर लिखा हुआ है 6 वर्ष, तो 20 में से 6 निकालेंगे बचेगा 14, 40 में से 6 निकालेंगे बचेगा 34। तो ये बताइए क्या 14 3 42 होता है कि 34 होता है, नहीं, तो 3 गुने पे ये नहीं हो सकता, तो ये भी ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन इस पे 10 पे, तो 20 में से 10 गया 10 बचेगा, 40 में से 10 गया 30, क्या 10 के 3 गुने पे 30 होता है, बिल्कुल होता है, तो यानी कि आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
भाई 30 हो जाएगा, सॉरी 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। राकेश, राजेश और रवि ने 3-5-9 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यापार आरंभ करते हैं। ये उनके द्वारा निवेश की गई राशियों के समयों का अनुपात। देखिए हमको अच्छे से पता है कि जब भी अनुपात दिया होता है तो देखो पूंजी और गुणे उनके द्वारा लगाया गया समय होता है। क्या? पूंजी और उनके द्वारा लगाया गया समय। ठीक है, तो पूंजी कितने लगाई थी? उसने 3 लगाई थी। कितने समय के लिए लगाई थी? 2। फिर अनुपात, फिर उसने 5 पूंजी लगाई थी। कितने समय के लिए? 3। फिर अनुपात, उसने 9 पूंजी लगाई थी 1 समय के लिए। चलिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 तियाँ 15 हो जाएगा और 9 एकम 9। अब ये तीनों संख्याएं जब एक ही संख्या से डिवाइड होती हैं तभी डिवाइड किया, तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तियाँ 9, तो 2 5 3 हमको आंसर मिल जाएगा। 2 5 3 देखिए किसी में पहले ऑप्शन में है जी, बिल्कुल 2 5 3 पहले ऑप्शन में आ जाएगा। चलिए भाई 2 5 3 ये लीजिए, ये लीजिए पहले ऑप्शन में टिक हो गया। चलिए भाई 23 नंबर देखिए। ए बी सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर, पहले तो चलिए इनको प्रतिदिन कमवा देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तीनों मिलकर कितना कमाते हैं? 150 रुपये। जबकि ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं? तो ये लीजिए भाई ए और सी ने कितना कमा लिया? 94। बी और सी मिलकर 76, तो ए और सी को पहले यहाँ पे रख दीजिए। अगर ए और सी की जगह हम लोग रख देंगे 94 तो बचेगा बी। ठीक है, चलिए भाई बी बचेगा, तो यानी कि बी प्लस 94 इजक्वल टू 150। अब बी बराबर कितना आ जाएगा? 94, इधर उठा के ले आइए तो 150 माइनस 94, 150 में से 94 निकाल दीजिए, 94 6 100 होता है और 50 उधर 56, तो यानी कि हमको कितना मिल जाएगा? 56। तो बी बराबर हमको कितना मिल गया? 56। ठीक है, चलिए भाई बी बराबर हमको 56 मिल गया। फिर उसने क्या कहा था? बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर उसने 76 दे रखा है, और बी बराबर 56 हमको पता है, अभी हमने निकाला है। ठीक है, 76, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 76 माइनस का 56, तो 76 में से 56 जाएगा, कितना बचेगा? 20। तो देखिए भाई 20 आंसर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सवाल को ऐसे लगाइए कि जो कहीं से भी आपको कुछ भी गलती होने के चांसेस ही ना बचे, सवाल का आंसर भी आएगा, कम समय में आएगा। एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंबवृत्त शंकु में ढाला जाता है। जब भी कोई आकृति ढाली जाती है, कोई भी फिगर, कुछ भी आपको, कुछ भी जो भी दे रखा है तत्व वगैरह, अगर उसको गलाया जाएगा, दूसरा बनाया जाएगा, तो याद रखिए उसमें तत्व तो उतना ही लगा है। ठीक है, तो इसलिए अगर तत्व उसी के बराबर लगा है तो उसका मतलब इसका आयतन बराबर होगा। तो ठोस गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फिर उसने क्या कहा था? लंबवृत्त शंकु में ढाला जाता है। अब शंकु का आयतन क्या होता है? देखिए जिसको भी ये आयतन वगैरह के जो सूत्र हैं अगर नहीं याद हैं तो भाई देखिए याद जरूर करिए, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा। इसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब देखो फिर उसने क्या कहा था? जिसकी आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर, यानी कि आर बराबर आर है। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार बनाए गए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो 3 यहाँ नीचे है, 3 यहाँ नीचे, काट दीजिए। पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, काट दीजिए। फिर देखो आर स्क्वायर यहाँ पे है तो आर क्यूब यहाँ पे, तो 3 2 2 यहाँ थे, 3 यहाँ थे, 2 तो चले गए। तो अब कितना बचा? 4 आर बराबर एच बता। तो उसने क्या कहा था? ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात। तो देखो ऊंचाई ऊपर रहेगा तो 4 बराबर एच बटे में आर आ जाएगा, और इसके जिसके बटे में कुछ ना हो उसके बटे में 1 किया जा सकता है। तो देखो एच और आर की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 4:1 मिल गया, तो ये लीजिए भाई 4:1 अनुपात मिल गया। भाई आंसर आ गया। चलिए 30 जो है 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? ये हमको किस में बदलना है? मीटर में, मीटर पर सेकंड में। तो ये लीजिए भाई 30.6, और जब भी इसको मीटर में बदलना है तो कम करना है, तो ऊपर कम रखिए, नीचे ज़्यादा रखिए, दशमलव हटाइए, नीचे यहाँ पे 0 लगाइए। 5 एकम 5 दूनी 10, 2 एकम 2 15, यानी कि 153, यानी कि 153/18 आया। चलिए 18 से सीधे 153 को भाग दे देते हैं, आंसर ले लीजिए। 18 से 153 को भाग दे दीजिए, तो देखिए 18 8 144 होता है, बिल्कुल होता है। ये लिए 144 53, यानी कि 9 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 18 पंचे 90 होता है, बिल्कुल भाई 90 होता है। ये लीजिए पूरा पूरा कट गया, आंसर क्या मिल गया? 18.5 मीटर पर सेकंड। ये लीजिए भाई 18.5 मीटर पर सेकंड आंसर मिल गया। ठीक है,
चलिए भाई, हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है, समाप्त होती है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, मैथ पढ़ने का तरीका अच्छा लगा है, देखिए अभी क्या है, अभी तो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं, तो देखिए अभी इतना टाइम नहीं है कि आपको बहुत कुछ समझाया जा सके। लेकिन आने वाले समय में जो हम लोग इसके चैप्टर वाइज करेंगे, तो देखिए मैं आपको इतना तो कह ही सकता हूँ कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपकी कैलकुलेशन जैसे मैं बताता हूँ, आप कैलकुलेशन को वैसे तैयार करते हैं, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। आप देखते होंगे कि मुझे कैलकुलेशन में बहुत सी चीज़ों के नंबर याद हैं, बहुत से पहाड़े ऐसे हैं जो मुझे एग्जैक्टली वैसे के वैसे याद हैं। क्यों याद हैं? क्योंकि मैंने 25 से 30 हज़ार सवाल अपनी पूरी लाइफ में, इससे ज़्यादा ही सवाल लगाए हैं, कम नहीं लगाए हैं। तो क्या होता है कि जब आप सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें याद हो जाएंगी, उनकी कैलकुलेशंस याद हो जाएंगी, तो फिर आपको गलतियाँ होंगी ही नहीं, वो याद हो जाती हैं। तो आपको मैं तरीके बताऊंगा जब हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे। अभी तो हम लोग जो चीज़ कर रहे हैं इसको बस अभी तो इतना सीखना है कि जिससे हमारा ये पेपर में हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितने लोगों ने भी नहीं किया सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाले समय में सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बाकी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और आप कमेंट ज़रूर किया करें, आपकी जो भी क्वेरीज़ हों आप कमेंट में बताइए। और अगर उसके अलावा या आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई सुझाव देना है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। बाकी जिन लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।